बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है जूरिस्प्रूडेंस का फर्स्ट लेक्चर है, पहला आज का लेक्चर है। इस पे उन्होंने कहा है इम्पोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जो इसका पहला है टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है जूरिस्प्रूडेंस की हमारी लॉ की जो है उसके दुनिया के अंदर जो है जूरिस्प्रूडेंस की क्या इम्पोर्टेंस है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ से ही कानून का जो है आइडिया मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये साइंस है जूरिस्प्रूडेंस की। तो हम इसके इंट्रोडक्शन में आते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में इंट्रोडक्शन है जूरिस्प्रूडेंस क्या है। स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस स्टार्ट हुई विद द रोमन्स के दौर से ये स्टडी शुरू हुई। उन्होंने रोमन्स के दौर में जो है जूरिस्प्रूडेंस के बारे में नजरियात पेश करना शुरू कर दिए। द डेफिनेशन गिवन बाय द रोमन जूरिस्ट आर वेग एंड इनएडिक्वेट। जो रोमन जूरिस्ट ने डेफिनेशंस बयान की वो वाज़े नहीं थी या इनएडिक्वेट, ना काफ़ी थी आज के दौर के हिसाब से या उसके बाद रोमन्स के बाद आने वाले दौर के हिसाब से। वो जो उनकी डेफिनेशंस थी वो कंप्लीट मुकम्मल नहीं थी, बट दे पुट फॉर द आइडिया ऑफ लीगल साइंस। लेकिन वो इसको लीगल साइंस ही कहते रहे। एक आइडिया दिया कि ये भी जो है तालीम जो है इसकी भी ज़रूरी है, इसकी भी जो है साइंस को समझना ज़रूरी है। तो इसके फलसफे पे भी लोगों ने काम शुरू कर दिया। एवरी जूरिस्ट हैज़ इट्स ऑन नोशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो जो भी जूरिस्ट आया उसने अपना ही एक नज़रिया दिया, अपने ही ख्यालात दिए। हर जूरिस्ट ने अपने ही नज़रियात दिए सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर। एंड द प्रॉपर लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिपेंड्स अपॉन हिज आइडियोलॉजी। और उसकी जो जूरिस्प्रूडेंस की लिमिट्स थी वो उसकी अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर ही उसने बताता रहा कि मेरे ख्याल में या मेरे नज़रियात में ये जूरिस्प्रूडेंस है, ये साइंस ऑफ लॉ जो है ये है। तो अब हम इसका इंट्रोडक्शन, इसके मीनिंग देखते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, थोड़ा आइडिया आ गया। इन फ्रेंच इट रेफर्स केस लॉ। देयर हैज बीन अ शिफ्ट during the last 1 century and jurisprudence today is in visage and more broader sense than it had understood in Austinian age। तो वो कहता है कि जो ऑस्ट्रेनियन एज में जूरिस्प्रूडेंस के नज़रियात थे उससे अब बहुत हद तक वसी हो चुका है जूरिस्प्रूडेंस। आज के दौर में बहुत इसमें वसअत आ गई है, बहुत से नए नज़रियात आ गए हैं। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये जो है इस दौर की अपनी एक जूरिस्प्रूडेंस है पुराने दौर के हिसाब से। तो मीनिंग पे आते हैं, मीनिंग ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा। अब मीनिंग है, मीनिंग ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इसका मतलब क्या है जूरिस्प्रूडेंस का। तो उसमें The term jurisprudence is derived from Latin word। तो ये Latin word से निकाला, Latin word jurisprudentia से निकाला गया है। jurisprudentia एक Latin word है जहाँ से ये निकला है। Latin word jurisprudentia, जिसमें से ये जूरिस्प्रूडेंस निकला है, which means the knowledge of law or skill of law। जिसका मीनिंग है which means knowledge of law या स्किल ऑफ लॉ। आपने लॉ की नॉलेज ऑफ लॉ या स्किल ऑफ लॉ। तो ये उन्होंने इसके मीनिंग बताए हैं कि जूरिस्प्रूडेंशिया
एक लैटिन वर्ड है जूरिस्प्रूडेंशिया, जिसमें से जिसका मतलब है विच मींस नॉलेज ऑफ लॉ या स्किल ऑफ लॉ। तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी में इसका मीनिंग है फिलॉसफी ऑफ लॉ। ब्लैक लॉ डिक्शनरी जो है हमारी आम ऑफिसेज में एक डिक्शनरी यूज होती है जो इंटरनेशनल लेवल की है, ब्लैक लॉ डिक्शनरी। तो उसके अंदर जो इसके मीनिंग दिए गए हैं उसका मतलब है फिलॉसफी ऑफ लॉ, फिलॉसफी फिलॉसफी ऑफ लॉ, ब्लैक लॉ डिक्शनरी में। अब ये नहीं पता कि इसका नाम ब्लैक लॉ क्यों कहा गया, हालांकि ब्लैक का मतलब काला और काला लॉ, काला कानून। आज के दौर में तो इसको काला कानून, ब्लैक लॉ डिक्शनरी के मुताबिक जो है इसका मतलब है फिलॉसफी ऑफ लॉ, कि ये लॉ की फिलॉसफी है। अब ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी हो गया, मीनिंग भी हो गया। अब हम आ रहे हैं इसकी डेफिनेशंस पे, जो एग्जाम में पूछी जानी है। वो बेसिकली डेफिनेशन से ही होता है कि जब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ध्यान में आ जाए तो उसके मुताबिक उसकी डेफिनेशंस को भी समझना है। डेफिनेशन ऑफ jurisprudence। डेफिनेशन ऑफ jurisprudence, उसमें कहा गया है कि इट इज डिफिकल्ट टू गिव ए यूनिवर्सल एंड यूनिफॉर्म डेफिनेशन। कि यूनिवर्सल मतलब है कि पूरे हमारी जितनी भी लॉ की दुनिया है उसके लिए एक डेफिनेशन देना मुश्किल है, डिफिकल्ट टू गिव ए यूनिवर्सल एंड यूनिफॉर्म डेफिनेशन, के सब लोग जुरिस्प्रूडेंस की एक ही डेफिनेशन दें, क्योंकि एक फलसफा है और हर किसी के अपने नजरियात हैं। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशंस भी अकॉर्डिंग टू जो उनके जुरिस्ट थे जिन्होंने बहुत इसमें सर्च की, उन्होंने अपने अपने डेफिनेशंस दी, अपने अपने नजरियात दिए। तो सबसे पहले है ऑस्टन डेफिनेशन। ऑस्टन भी एक जुरिस्ट था। ऑस्टन कहता है, ऑस्टन डिफाइन जुरिस्प्रूडेंस एज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो इसने कहा कि जुरिस्प्रूडेंस जो है एक फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ है। फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ है। और पॉजिटिव लॉ को उसने आगे मीन्स बताए। पॉजिटिव लॉ मीन्स द लॉ लेड डाउन बाय द पॉलिटिकल सुपीरियर। पॉजिटिव लॉ को फिर आगे उसने बताया कि ये क्या है। इसका उर्दू मीनिंग तो यही बनेगा मुस्बत कानून, लेकिन ऑस्टन ने जो इसकी डेफिनेशन दी है वो भी उसने एक अरसे तक अपने नजरियात, अपनी वो रिसर्च के बाद उसने कहा कि एक पॉजिटिव लॉ, फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ है। पॉजिटिव लॉ क्या है? पॉजिटिव लॉ मींस द लॉ लेड डाउन बाय द पॉलिटिकल सुपीरियर। लॉ क्या है? लॉ जो कि किसी पॉलिटिकल सुपीरियर अथॉरिटी ने कानून दिया हो उसको पॉजिटिव लॉ कहते हैं। जैसे किसी वजीर आजम ने या सदर ने जो डायरेक्ट कानून को पास करके दे सकता है 3 माह के लिए, तो वो जो पॉलिटिकल सुपीरियर है वो कानून कोई दे देता है तो वो पॉजिटिव लॉ है। लॉ लेड डाउन बाय पॉलिटिकल सुपीरियर।
इसमें पॉलिटिकल सुपीरियर में एक चीज और भी आती है कि कुछ कानून हमें पॉलिटिकल सुपीरियर जो अल्लाह ताला की तरफ से मिले हैं उसको भी उसने पॉजिटिव लॉ का नाम दिया है कि जो कानून हमें अल्लाह ने दे दिए हैं तो वो भी एक पॉलिटिकल सुपीरियर अथॉरिटी है जिसने दे दिए हैं। लेकिन यहाँ ऑस्टन का मतलब यही है जो पॉलिटिकल सुपीरियरिटी यहाँ पे बैठी होगी, कोई गवर्नर बैठा होगा, कोई वजीर आजम बैठा होगा, सदर बैठा होगा, उनके पास कुछ सुपीरियर अथॉरिटीज हैं कि अगर वजीर आजम डिसॉल्व हो जाए तो उनके पास एक आ जाता है कि वो किसी टाइम भी कोई भी ऑर्डर पास कर दें तो सारे पाकिस्तान जो है उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए उन्होंने कह दिया कि पॉजिटिव लॉ का मतलब ये है लॉ लेड डाउन बाय पॉलिटिकल सुपीरियर for controlling the conduct of the subject to his authority। आगे controlling subject of his authority, जो उसके अंडर जो है सब्जेक्ट का यहाँ पे मतलब होगा जो उसके अंदर की अवाम है। वो ऐसा नहीं है कि वो जो लॉ दे दे पूरी दुनिया उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दे। वही लोग अमल करना शुरू करेंगे जो उसकी अथॉरिटी के अंदर आते हैं। वो पंजाब का गवर्नर होगा तो पंजाब के लोग ही करेंगे, सिंध के क्यों करेंगे, बलूचिस्तान के क्यों करेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब आप मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा इसको देखेंगे एक दफ़ा दोबारा तो याद हो जाएगी। तो आगे है दूसरा जो ज्यूरिस्ट है वो हॉलैंड है, हॉलैंड डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो इसके साथ एक और थर्ड है उसको देखते हैं, इतना मैं मेरे ख्याल में आप याद नहीं करेंगे। सेवन को देखते हैं, सेवन जो है वो क्या कहता है ऑस्टन के बाद। तो डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिस्ट में आप ऑस्टन के बाद सैलमॉन्ट, मेरे ज़हन में सैलमॉन्ट आ गया। सैलमॉन्ट एक ज्यूरिस्ट था जिसने सारी जिंदगी जो है कानून को तलाश करने और कानून को सोसाइटी के ऊपर लगाने के लिए अपनी जिंदगी गुजार दी इन लोगों ने कि सोसाइटी के ऊपर इनके क्या इफेक्ट्स होंगे और किस तरह हमारी सोसाइटी जो है अच्छी से अच्छी बन सकती है। इसके ऊपर उन लोगों ने रिसर्च की। तो सैलमॉन्ट डेफिनेशन है सैलमॉन्ट डिफाइन ज्यूरिस्प्रूडेंस। सैलमॉन्ट जो है वो डिफाइन करता है ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द साइंस ऑफ लॉ। तो इसने साइंस ऑफ लॉ कहा है इसको, डिफाइन साइंस ऑफ लॉ। यहाँ पे साइंस का मतलब भी नॉलेज ही है, उसकी आइडियोलॉजी है कि उसके नजरियात सारे इसी के अंदर आएंगे। साइंस ऑफ लॉ, लॉ के नजरियात के बारे में उन्होंने बता दिया कि ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये बेसिकली कानून के नजरियात यानी कानून की साइंस है। बाय लॉ ही मीन्स द लॉ ऑफ लैंड। आगे वो कहता है कि साइंस ऑफ बाय लॉ ही मीन्स द लॉ ऑफ लैंड, लॉ ऑफ लैंड और सिविल लॉ। लॉ ऑफ लैंड कहता है या इसको सिविल लॉ एक सोसाइटी का कानून कहता है जो कि सिर्फ इंसानों के ऊपर है, ना कि जानवरों, परिंदों और उन लोगों के ऊपर जो हमारी गिरफ्त में नहीं है। तो एक सिविल लॉ है। सैलमॉन्ट यूज्ड द टर्म ज्यूरिस्प्रूडेंस इज टू सेंसेस। तो उसने दो सेंसेस भी बता दिए हैं कि वो अपनी डेफिनेशंस को जो है अपनी टर्म ज्यूरिस्प्रूडेंस को दो सेंसेस में बताता है कि इसके आगे मजीद दो सेंसेस हैं जिनसे इसकी डेफिनेशन वाज़ेह होती है। तो पहली सेंस है जेनरिक सेंस। ये नोट करते जा रहे हैं ना।
जेनरिक सेंस पहली जो है उसने बताई है, टू सेंसेस हैं। Generic sense. Generic jurisprudence includes the entire body of legal doctrine. तो वो कहता है जेनरिक jurisprudence में शामिल है entire body of legal doctrines. In that sense, jurisprudence is of three kinds. Generic jurisprudence. Generic jurisprudence includes करती है the entire body of legal doctrine. जितनी भी लीगल डॉक्ट्राइन है जेनरिक जुरिस्प्रूडेंस जो है वो शामिल करती है। जो भी लीगल डॉक्ट्राइन की बॉडी है, एक पूरा स्ट्रक्चर है, जो भी डॉक्ट्राइन का लॉ ऑफ डॉक्ट्राइन का जो भी स्ट्रक्चर है वो सारा इसके अंदर जेनरिक सेंस में जो है इंक्लूड होता है। तो आगे इसको मजीद उसने कहा है कि इसकी तीन काइंड्स हैं, इसी जेनरिक की थ्री काइंड्स हैं। थ्री काइंड है, उनमें पहली है एक्सप्लॉइटरी और सिस्टमैटिक जुरिस्प्रूडेंस। पहली है सिस्टमैटिक जुरिस्प्रूडेंस, तो ये काइंड्स ऊपर ही लिखें। जेनरिक सेंस की थ्री काइंड्स हैं, जो कि उनमें पहली है एक्सप्लॉइटरी। एक्सप्लॉइटरी और सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक जुरिस्प्रूडेंस। तो पहली एक्सप्लॉइटरी और सिस्टमैटिक जुरिस्प्रूडेंस, जो कि साल्वेंट की डेफिनेशंस को मजीद एक्सप्लेन करती है जेनरिक सेंस के अंदर। तो उसमें है इट डील्स विद द कंटेंट्स ऑफ एन एक्चुअल लीगल सिस्टम। तो डील्स करती है, ये जो पहली है डील्स विद द कंटेंट्स actual legal system। पहली जो है सिस्टमैटिक जुरिस्प्रूडेंस या एक्सप्लॉइटरी जुरिस्प्रूडेंस डील्स करती है कंटेंट्स को, डील्स विद द कंटेंट्स ऑफ एन एक्चुअल लीगल सिस्टम, जो कि असल जो लीगल सिस्टम है उसको डील करती है एक्सप्लॉइटरी और सिस्टमैटिक जुरिस्प्रूडेंस। वेदर इन पास्ट एज एग्जिस्टिंग लॉ एट एनी टाइम, जो भी एज एग्जिस्टिंग लॉ एट एनी टाइम, जो भी मौजूद है कानून उसके एक्चुअल लीगल सिस्टम के कंटेंट्स को डील करती है। जो भी मौजूद कानून है, जो भी हमारा सिस्टम चल रहा है, तो उसके डॉक्ट्राइन को जो है वो जुरिस्प्रूडेंस डील करती है। एक्सप्लॉइटरी या सिस्टमैटिक या जेनरिक जो है जेनरिक सेंस जो है इसकी वो डील करती है। तो उसमें ये है वेदर इन पास्ट और इन प्रेजेंट, वो पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो, तो उसको जो है ये एक्चुअल लीगल सिस्टम
उसको ये एक्सपायटरी सिस्टम जो है, एक्सपायटरी और सिस्टमैटिक जुरिस्प्रूडेंस डील करती है कंटेंट्स ऑफ एक्चुअल लीगल सिस्टम एज एग्जिस्टिंग लॉ एट एनी टाइम वेदर इन पास्ट और इन प्रेजेंट। तो ये एक एक्सपायटरी है, जेनरिक सेंस की पहली जो है उनकी पहली काइंड है। इसके बाद है लीगल हिस्ट्री। तो ये जो है जेनरिक सेंस ये लीगल हिस्ट्री को भी आगे बताती है। नंबर 2 पे है लीगल हिस्ट्री। नंबर 2 पे है, बस ये लास्ट वाला है। इसके बाद एक और सेंस है लीगल जेनरिक सेंस की दूसरी जो उन्होंने बताई है काइंड, वो है लीगल हिस्ट्री। इट डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ। तो ये जो लीगल हिस्ट्री है ये डील करती है, वो कंटेंट्स को डील करती थी, ये कंटेंट्स को डील करती थी। तो ये डील करती है हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ। तो ये दूसरी हो गई। इसके बाद जो थर्ड सेंस है साइंस ऑफ लेजिस्लेशन, नंबर 3 पे है साइंस ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का तो आपको आइडिया होगा कि कानून साजी जो है कैसे होती है। कानून साजी की लेजिस्लेशन भी जो है उसकी साइंस भी जो है ये उसकी जेनरिक सेंस में आती है और जुरिस्प्रूडेंस की साइमन की डेफिनेशन में आती है। द पर्पस ऑफ साइंस ऑफ लेजिस्लेशन इज टू सेट फोर्थ लॉ एज इट ऑट टू बी। तो उसको कैसे जो है उस कानून को जो है सेट फोर्थ करना है, इज टू सेट फोर्थ लॉ एज इट टू बी, जैसा कि माशरे को चाहिए उसके मुताबिक जो है ये साइंस ऑफ लेजिस्लेशन थी। तो ये आज का हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जुरिस्प्रूडेंस के ऊपर। तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी है, और इसके बाद ऑस्टन की डेफिनेशन पढ़ी है, और ऑस्टन ने जो आइडियाज बताए हैं डेफिनेशन के हवाले से वो हमने पढ़े हैं। और इसके बाद जो लास्ट में हमने डेफिनेशन पढ़ी है वो सालमैन की पढ़ी है। तो कल इंशाल्लाह हम इसका मजीद जो है आगे कंटिन्यू करेंगे।